जब कोई बड़ा शासक एक एक बड़ी शक्ति एक खाली जगह छोड़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है? अराजकता फैलती है, सत्ता का संघर्ष होता है। बिल्कुल। आज हम इसी सवाल को देखेंगे मोहम्मद गौरी के ठीक बाद के समय में। कैसे लूट के इरादे से शुरू हुई एक मुहिम ने अप्रत्याशित रूप से दिल्ली सल्तनत को जन्म दे दिया। और आज का मकसद यही समझना है कि कैसे लूटपाट का एक अभियान 300 साल तक चलने वाले एक साम्राज्य की नींव बन गया। और इसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो एक ही साथ गुलाम भी था और दामाद भी। हम देखेंगे कि सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ और भारत का भविष्य कैसे तय हुआ। तो चलिए इसे खोलते हैं। मोहम्मद गौरी का इरादा, जैसा कि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, भारत पर शासन करना तो था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ सिर्फ दौलत लूटने, अपना प्रभाव बढ़ाने आया था। तो फिर यह सवाल उठता है कि पृथ्वीराज चौहान से जो इतना बड़ा इलाका जीता गया, उसका उसने आखिर किया क्या? उसने उसे बांट दिया, जो उस दौर के शासक अक्सर करते थे, अपने सबसे भरोसेमंद कमांडरों में। और ये कमांडर सिर्फ कमांडर नहीं थे। नहीं, वो उसके दामाद भी थे और गुलाम भी। अच्छा। हाँ, सबसे पहले थे ताजुद्दीन यिल्दिज, जिन्हें अफगानिस्तान का इलाका मिला। वो उनका अपना गढ़ था। ठीक है। दूसरे थे नसरुद्दीन कुबाचा। जी। उन्हें सिंध और मुल्तान का क्षेत्र सौंपा गया। और फिर तीसरे, जो हमारी कहानी के केंद्र में है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें मिला भारत का प्रशासन। बिल्कुल। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी कह सकते हैं शुरू होती है। लेकिन एक मिनट, भारत तो उस समय का सबसे अमीर, सबसे स्ट्रेटेजिक इलाका था। ये ऐबक को ही क्यों मिला? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो गौरी का पसंदीदा था या कोई और गहरी वजह थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ पसंद की बात नहीं थी, इसके पीछे गहरी रणनीति थी। अच्छा। हाँ, ऐबक ने गौरी के भारतीय अभियानों में उसके नायब के तौर पर काम किया था। मतलब उसे यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन की समझ थी। अनुभव था। और दूसरी बात, यिल्दिज और कुबाचा के अपने अपने पावर बेस थे अफगानिस्तान और सिंध में। ऐबक का अपना कोई ऐसा स्वतंत्र गढ़ नहीं था। तो वो गौरी के लिए कम खतरा था। एग्जैक्टली। वो कम खतरा था, इसलिए गौरी ने सबसे उपजाऊ और सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका उस व्यक्ति को दिया जिसे इसका अनुभव भी था और जिस पर वो भरोसा भी कर सकता था। अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल थी, सिर्फ भावनाओं में लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऐबक सिर्फ एक कमांडर नहीं था, वो एक खरीदा हुआ गुलाम था। हाँ, और यहाँ गुलाम शब्द को आज के नजरिए से देखना थोड़ी गलती होगी। मतलब? उस दौर में, खासकर मध्य एशिया में, ये मामलूक कहलाते थे। ये कोई बंधुआ मजदूर नहीं थे। ये खास तौर पर खरीदे गए तुर्क नौजवान होते थे जिन्हें बेहतरीन सैन्य और प्रशासनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। तो एक तरह से उस दौर के एलीट ऑफिसर कोर्प्स। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये सुल्तान के सबसे वफादार और सबसे काबिल लोग माने जाते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई जमीनी पकड़ या खानदानी विरासत नहीं होती थी। अच्छा। उनकी वफादारी सीधी सुल्तान के प्रति होती थी। ऐबक को भी निशापुर के बाजार से खरीदा गया था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो गौरी के सबसे खास लोगों में शामिल हो गया। इतना खास कि सुल्तान की बेटी को उससे प्यार हो गया। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। सच में। उस दौर के सामाजिक बंधनों को देखते हुए ये एक असाधारण बात थी। लेकिन ऐबक की काबिलियत और वफादारी ने गौरी को इतना प्रभावित किया कि उसने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अरे वाह। हाँ, और अपनी बेटी की शादी ऐबक से कर दी। तो सोचिए, एक ही व्यक्ति एक खरीदा हुआ गुलाम भी है और सल्तनत का दामाद भी। स्रोतों में एक मजेदार तुलना की गई है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये तो बढ़िया है। तो 1206 में गौरी की मृत्यु हुई और ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ये सल्तनत चली 1526 तक, जब बाबर आया। मतलब करीब 320 साल। 320 साल। और कमाल की बात यह है कि इसमें किसी एक खानदान ने नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया है। 5 वंश। और इन 5 वंशों का क्रम समझना मेरे ख्याल से सल्तनत को समझने के लिए बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्रोतों में इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल ट्रिक दी गई है। वो क्या है? जीके तो सरल लगती है। जीके तो सरल लगती है। अच्छा, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो जी से गुलाम वंश 1206 से 1290, जिसकी नींव ऐबक ने रखी। गुलाम वंश, ठीक है। के से
खिलजी वंश 1290 से 1320 ये अपनी बाजार सुधारों और दक्षिण विजय के लिए जाने गए। टी से तुगलक वंश 1320 से 1398 जो अपनी बड़ी बड़ी और कभी कभार विवादित योजनाओं के लिए मशहूर हुआ। एस से सैयद वंश बिल्कुल 1414 से 1451 तक ये तैमूर के आक्रमण के बाद एक छोटे दौर के लिए आया। और आखिर में एल से लोदी वंश 1451 से 1526 ये सल्तनत का आखिरी वंश था जिसे बाबर ने हराया। ये ट्रिक तो वाकई काम की है, लेकिन ये जिस तरह एक के बाद एक वंशों को दिखाती है उससे लगता है कि सत्ता का हस्तांतरण बड़ा आसान रहा होगा। क्या सच में ऐसा था? नहीं, आपका शक बिल्कुल सही है। ये क्रम असल में सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। वो क्या थी? उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। हर सुल्तान की मौत के बाद तुर्क अमीरों के बीच सत्ता के लिए एक खूनी संघर्ष होता था। अच्छा, तो जो सबसे ताकतवर वही अगला सुल्तान? बस इसीलिए डायनेस्टीज इतनी जल्दी जल्दी बदली। चलिए वापस ऐबक पर आते हैं। उसे भारत तो मिल गया, लेकिन जैसा आपने बताया उसके दो और शक्तिशाली जीजा थे, यिल्दिज और कुबाचा। क्या उन्होंने ऐबक के शासन को आसानी से मान लिया होगा? बिल्कुल नहीं। वो दोनों भारत को सल्तनत का सबसे कीमती हिस्सा मानते थे और ऐबक से जलते थे। उन्हें लगता था इस पर उनका हक है। और इसी डर, इसी असुरक्षा की वजह से ऐबक ने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। क्या? उसने दिल्ली की बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर? लेकिन हम तो इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं, तो राजधानी लाहौर क्यों? क्योंकि लाहौर अफगानिस्तान और सिंध से आने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए एक बेहतर रणनीतिक जगह थी। अच्छा, मतलब वो दिल्ली में बैठ के अपनी पीठ असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहता था। बिल्कुल, वो अपने दोनों प्रतिद्वंदियों से दूर रहकर टकराव से बचना चाहता था। और उसकी ये असुरक्षा एक और अजीब बात में दिखती है। वो क्या? उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एक मिनट, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक खुद को सुल्तान कहता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? तो फिर वो किस अधिकार से शासन करता था? क्या लोग उसे शासक मानते थे? ये उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक चतुराई थी। वो खुद को गौरी का सिपह सालार या सेवक कहता रहा। अच्छा, इसके क्या फायदे थे? इसके दो फायदे थे। एक तरफ उसने यिल्दिज जैसे प्रतिद्वंदियों को यह संदेश दिया कि वो खुद को गौरी का उत्तराधिकारी नहीं मानता। इससे उनका गुस्सा कुछ कम हुआ। और दूसरी तरफ भारत की जनता और अपने अमीरों के सामने उसने विनम्रता की एक छवि पेश की। यानी ये एक तरह का पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट था। बिल्कुल, और ये छवि उसकी उपाधियों में भी झलकती है। जैसे कि? उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाखों का दान देने वाला? हाँ, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला। उसकी उदारता के किस्से इतने मशहूर थे कि उसे हातिम द्वितीय भी कहा जाने लगा। और एक उपाधि थी कुरान खा। जी, क्योंकि वो कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था। तो उसने अपनी छवि एक उदार और धर्मपरायण शासक की बनाई, ना कि सिर्फ एक विजेता की। सही पकड़ा। और ये छवि सिर्फ कहानियों और उपाधियों में नहीं बल्कि पत्थरों में भी गढ़ी गई है ना? मेरा मतलब उसके बनवाए आर्किटेक्चर से है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। एक शासक की विरासत अक्सर उसकी बनवाई इमारतों से तय होती है। ऐबक ने भी अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए दो बड़ी इमारतें बनवाईं, लेकिन दोनों ही एक तरह से अधूरी रहीं। और दोनों के पीछे एक कहानी है। बिल्कुल। शुरुआत कुतुब मीनार से करते हैं। हम सब ने उसे देखा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसकी कहानी 3 सुल्तानों तक फैली हुई है। सही कहा। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसकी नींव रखी। लेकिन वो सिर्फ इसकी पहली मंजिल ही बनवा पाया और फिर उसकी अचानक मौत हो गई। और फिर उसके उत्तराधिकारी ने इसे आगे बढ़ाया। हाँ, उसके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाकर इसे पूरा किया। तो टेक्निकली कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। लगभग 150 साल बाद फिरोज शाह तुगलक के शासन में बिजली गिरने से मीनार की चौथी मंजिल तबाह हो गई। ओहो, तो फिर क्या हुआ? फिरोज शाह ने न सिर्फ उसकी मरम्मत करवाई बल्कि उसे 2 छोटी मंजिलों में बांट दिया और ऊपर एक और 5वीं मंजिल जोड़ दी। अरे वाह! तो आज जो हम 5 मंजिला मीनार देखते हैं वो इन 3 अलग अलग वंशों के सुल्तानों के योगदान का नतीजा है। गुलाम वंश और तुगलक वंश दोनों का। स्रोतों में एक और हैरान करने वाली बात बताई गई है कि ये मीनार ये बिना सीमेंट या गारे के बनी है, फिर भी सदियों से खड़ी है। ये कैसे मुमकिन है?
ये उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल है। सोचिए, इसमें सीमेंट जैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे? हर पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि वो अपने ऊपर, नीचे और बगल वाले पत्थर में खांचों के जरिए पूरी तरह फिट हो जाए। जैसे लेगो के ब्लॉक्स या कोई 3D पजल? बिल्कुल, इसे इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं। और इसी वजह से ये ढांचा इतना मजबूत और थोड़ा लचीला भी है कि सदियों के भूकंप और मौसम की मार झेल गया। ये वाकई कमाल है। लेकिन मीनार को लेकर एक विवाद भी है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का मिलना, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। मीनार परिसर में गणेश और सरस्वती की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। कई इतिहासकार इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, जिनके मलबे का इस्तेमाल कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार बनाने में किया गया। अच्छा। उस दौर में अपनी सत्ता और अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नई इमारतें बनाना एक आम राजनीतिक चलन था। और ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ? नहीं, इसका एक और बड़ा उदाहरण अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है। उससे भी ऐबक ने बनवाया था। हाँ, इतिहासकारों का मानना है कि वो पहले एक विशाल संस्कृत विद्यालय था, जिसे तोड़कर बहुत तेजी से शायद 2.5 दिन के अंदर एक मस्जिद का रूप दे दिया गया। तो ये इमारतें सिर्फ वास्तुकला नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीति और सत्ता संघर्ष का भी प्रतीक है। बिल्कुल। तो एक गुलाम से शासक बना ऐबक, जिसने 300 साल चलने वाले एक साम्राज्य की नींव रखी, उसका अंत भी उसकी शुरुआत की तरह ही नाटकीय था। बहुत नाटकीय। सिर्फ 4 साल के शासन के बाद 1210 में लाहौर में वो चौगान खेल रहा था। चौगान यानी आज का पोलो जैसा खेल? हाँ, बिल्कुल। और तभी वो घोड़े से गिरा और गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। कितनी अजीब विडंबना है, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर बैठकर लड़ा, जिसने इतनी जंगें जीती, उसकी मौत घोड़े से गिरकर एक खेल में हो गई। इतिहास ऐसी विडंबनाओं से भरा पड़ा है। ये हमें दिखाता है कि सत्ता और जिंदगी दोनों कितने क्षणभंगुर हो सकते हैं। उसकी मौत के बाद क्या हुआ? उसकी मौत के बाद उसका बेटा आरामशाह गद्दी पर बैठा, लेकिन जैसा उसका नाम था, वो वैसा ही अयोग्य शासक निकला। अच्छा। उसे कुछ ही महीनों में गद्दी से हटा दिया गया और फिर सत्ता ऐबक के दामाद इल्तुतमिश के हाथ में आई, जो सल्तनत का असली कंसोलिडेटर बना। तो कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी बड़ी योजना या साम्राज्य बनाने के सपने से नहीं हुई। नहीं, ये तो लूट के एक अभियान का एक साइड इफेक्ट थी। इसका पहला शासक एक बहुत ही जटिल किरदार था। एक गुलाम, एक दामाद, एक उदारदानी और एक ऐसा राजा जो खुद को राजा मानने से हिचकिचाता रहा। और उसकी विरासत आज भी उन पत्थरों में जिंदा है, जिन्हें 3 अलग-अलग सुल्तानों ने मिलकर बनाया। ये कहानी हमें यही बताती है कि इतिहास अक्सर सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि कई बार अप्रत्याशित मोड़ों, राजनीतिक मजबूरियों और संयोगों से बनता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद आने वाले शासक इल्तुतमिश ने न सिर्फ इसे अपनाया, बल्कि बगदाद के खलीफा से मान्यता भी ली। ये एक नए साम्राज्य के विकास के बारे में क्या बताता है, जब उसका संस्थापक शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक को अस्वीकार कर दे, लेकिन उसके उत्तराधिकारी को अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उसी प्रतीक की जरूरत